ओके, चलिए। तो मेरा सबसे पहला एक प्रश्न आप सभी से है, क्या आपने आज आईना देखा है? मिरर के सामने खुद को देखा है? हम ये एक्टिविटी तो रोज ही करते हो। ये एक्टिविटी तो आप रोज ही करते हो। मिरर में खुद को देखना। ओके। आपने सिर्फ देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है खुद को? मिरर के सामने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? कभी मिरर के सामने खुद को ऑब्जर्व किया है? ठीक है, आईना देखा है, इसका आंसर आप सब लोगों ने मुझे रिप्लाई दे दिया। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी ऐसे लिखा है किसी टॉपिक के ऊपर? ऐसे को लिखा है, पर्टिकुलर एक टॉपिक जब आपको दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आप ये 100 लाइन या 1000 शब्द में या 2-3 पेज में ऐसे कभी लिखा है? कभी किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, या ऐसा कभी 10th में या 12th में कभी ऐसे को लिखा है किसी भी टॉपिक को? लिखा है? अगर लिखा है तो यस, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, बराबर है। ऐसे को भी आपने कभी ना कभी, हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी हमने ऐसे तो लिखा है। ठीक है, जिसको आप निबंध बोलते हैं मराठी में, निबंध। निबंध आपण प्रत्येकानं लिहिलेलंच आहे आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा आपल्या ज्या एज्युकेशन लाईफ मध्ये आपण केव्हा ना केव्हा कुठल्या वर्षी कुठल्या तरी वर्गामध्ये एसे तर लिहिलेच आहे। काय तुम्ही या 1-2 वर्षामध्ये एसे लिहिलेला आहे का? जेव्हापासून तुम्ही बीकॉम फर्स्ट इयर ऍडमिशन घेतलेलं आहे तेव्हापासून? कदाचित शक्यता काही जण लिहिलं असेल, काही जणांनी नाही लिहिलं असेल। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड मुझे, आपको इस स्लाइड से या इस इमेज से क्या पता हो, क्या ऑब्जर्व करते हो आप? क्या समझ में आ रहा है? एक एक दो लाइन में या एक दो वर्ड में अगर आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो तो चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करो। इस इमेज से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, या ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये आपको क्या बोल रही है? इसका आंसर चैट बॉक्स में भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये इमेज जो है ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में आपके आंसर का। मला वाटतं सर्वांना ही इमेज दिसतच असेल। या इमेज मधून काय प्रदर्शित होत आहे, काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे ही इमेज तुम्हाला? ओके, मुस्कान ने, दूसरों को देखना आसान है पर खुद को देखना और समझना बहुत मुश्किल है। बराबर है मुस्कान, आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो ये सही बात आपने यहाँ पे इस मैसेज के माध्यम से भेजी है। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपने इस इमेज का किया है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस इमेज का ऑब्जर्वेशन, क्या बता रही है आपको ये इमेज? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, कि अभी तक सिर्फ मुस्कान ने आंसर भेजा है, जो बहुत ही अच्छी तरह से इस इमेज का इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है। यही बात ये इमेज कहना चाहती है। मगर इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं वो इमेज आपको बता रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी जो मुस्कान ने इंटरप्रेट किया है वही मैं आपको बता सकता हूँ। मगर ये इमेज आपको उससे अलग थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रही है कि खुद को समझना
या खुद का एनालिसिस करना, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है जो 95% लोग नहीं करते हैं। सिर्फ 5% लोग ये काम करते हैं, खुद को समझने की, खुद को ऑब्जर्व करने की, खुद का एनालिसिस करने की। तो ये इमेज यही बता रही कि आप खुद का ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि नोइंग अदर इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज विजडम। दूसरों को जानना एक ऐसा बोल सकते हैं, एक अपना इंटेलिजन्स हो सकता आहे, दुसऱ्यांना ओळखणे ही एक हुशारी असू शकते, पण स्वतःला ओळखणं हे शहाणपण असू शकतं किंवा शहाणपणाचं लक्षण आहे असं आपण इथे म्हणू शकतो। कारण दुसऱ्यांना ओळखण्यापेक्षा स्वतःला ओळखणं हे कितीही चांगलं असतं, पण दुसऱ्याला ज्या सहज रीतीने आपण ओळखू शकतो, इतरांना खूप लवकर आपण जज करतो, हा त्याचा इतरांचा स्वभाव आपण खूप लवकर जज करतो, हा असाच आहे, हा तसाच आहे, पण स्वतःचा स्वभाव, स्वतःचं वागणं, स्वतःचं बोलणं याच्यावरती आपण फोकस नाही करत। कारण या गोष्टी आपल्याला सहजसहजी नाही दिसत, जितक्या गोष्टी आपण इतरांच्या पाहू शकतो तेवढ्या सहजरीतीने स्वतःच्या गोष्टी आपण पाहण्यास आपल्याला वेळ पण नसतो ना, आपण कधी त्याच्यावरती फोकस पण करत नाही। पण असं म्हटलं जातं की दुसऱ्यांना आपण खूप लवकर त्वरितच त्याच्या स्वभावाबद्दल आपण काहीतरी स्टेटमेंट देऊन जातो, त्याच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल काहीतरी स्टेटमेंट देऊन जातो, त्याच्या बोलण्याच्या किंवा चालण्याच्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल काहीतरी लगेच स्टेटमेंट देऊन जातो जो समोरचा व्यक्ती आहे। पण स्वतःच्या वागण्याचा, स्वतःच्या स्वभावाचा, स्वतःच्या ऍक्टिव्हिटीचा, स्वतःमध्ये जे काही गुण आहेत त्याला ऑब्झर्व करण्यासाठी मात्र आपल्यापाशी वेळ नसतो आणि आपण त्याला वेळ पण देत नाही। हा प्रॉब्लेम आहे 95% लोकांचा। पण 5% जगामध्ये असे पण लोक आहेत जो स्वतःला जास्त वेळ देतात, स्वतःला जज करण्यासाठी जास्त वेळ देतात, स्वतःला अनालिसिस करण्यासाठी जास्त वेळ देतात। तर ही इमेज तेच सांगते की इतरांकडे लक्ष न देता आपण स्वतःकडे जर लक्ष दिलं तर याचा फायदा निश्चितच आपल्याला भविष्यामध्ये होऊ शकतो। तो कसा होऊ शकतो तो आपण पाहूया, ठीक आहे। तर या इमेज मधून हे सांगायचं आहे की दुसऱ्यांकडे लक्ष न देता स्वतःला जज करा, स्वतःला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, ही इमेज आपल्याला इथे सांगून जाते, ठीक आहे। नेक्स्ट, कारण नो वन कॅन गिव्ह यू बेटर ऍडवाइस दॅन युअर सेल्फ। ओके, स्वतः स्वतः ज्यावेळेस आपण स्वतःला ऍडवाइस देतो त्याच्यापेक्षा चांगली ऍडवाइस इतर लोक तुम्हाला देऊ शकतात। आता मी असेल किंवा माझ्यासारखे इतर व्यक्ती असतील जे तुम्हाला सांगण्याचं काम करतात, ते फक्त सांगण्याचं काम करतात, पण इम्प्लिमेंट करण्याचं जे डिसिजन आहे ते तुम्हाला स्वतःलाच घ्यावं लागतं। कोणती ऍडवाइस तुमच्यासाठी चांगली आहे, कोणती ऍडवाइस वाईट आहे, तर हे सर्व डिसिजन घेण्याचा अधिकार तुमचा असतो। कारण तुम्ही ज्या पद्धतीने निर्णय घ्याल तेच तुमच्यासाठी चांगले असतात। कारण इतर लोक तुम्हाला फक्त आजूबाजूच्या पर्यावरणाचा विचार करून, आजूबाजूच्या वातावरणाचा विचार करून आणि स्वतःच्या अनुभवातून एक वेगळा एडवाइस देण्याचं काम करत असतात। पण सबसे मेन एडवाइस जो कोई देता है तो खुद, यानी कि खुद के अंदर से जो एडवाइस आती है खुद के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अदर लोग आपके लिए उनके हिसाब से, उनके अनुभव से आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए कंपलसरी नहीं होगी। मगर जब आप खुद का डिसीजन खुद के एडवाइस से लेते हो तो इसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। इसलिए इसको, इस इमेज को देखकर आपको यही एक बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि हम खुद का डिसीजन खुद लेना चाहिए, दूसरों के कहने पर हम खुद के डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो आगे जाएंगे। यहाँ पे एक एक वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, नो थाई सेल्फ। नो थाई सेल्फ, अब ये नो थाई सेल्फ एक नई न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नो थाई सेल्फ यानी इसका मीनिंग तो सेम है, इसका मीनिंग में जब आपको बोल दूंगा तो ये जब से आपको समझ में आएगा, मगर ये नो थाई सेल्फ एक अलग वर्ड है जो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बाय ग्रीक फिलोसोफर्स सोक्रेटिस, मीनिंग नोन योरसेल्फ और सेल्फ डिस्कवरी। अब ये ग्रीक फिलोसोफर था जिसने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रेजेंट किया था, नो थाई सेल्फ को। ओके, सोक्रेटिस जिसका नाम था, वो ग्रीक फिलोसोफर था, इसने सबसे पहले इन नो थाई सेल्फ इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था, जिसका मीनिंग था नो यूर सेल्फ,
खुद को जानना और सेल्फ डिस्कवरी या खुद की तलाश करना। इस नो थाई सेल्फ का मीनिंग क्या हो रहा है? खुद को जानना या खुद की डिस्कवरी करना, खुद की तलाश करना खुद के अंदर से। ओके, यहाँ पे क्या है? टू नो वन सेल्फ इज टू नो वंस ट्रू आइडेंटिटी। जब कोई आदमी किसी खुद को जानने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? खुद की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो समझने की कोशिश करता है। अगर आपको खुद को जानना है, जानने की आप जब कोशिश करेंगे तब आप खुद की आइडेंटिटी क्या है वो आपको पता चलेगी। ठीक है, remove all of the multiple personalities that you one for different people and different times. अब कसं असतं पहा की एक व्यक्तीचे अनेक स्वभाव असू शकतात. तुमचंच उदाहरण पहा, कधी तुम्ही स्वतःला ऑब्झर्व केलंय का की मी एखाद्या व्यक्तीसमोर गेल्यानंतर माझी बोलण्याची पद्धत, माझ्या स्वभावाचा जो ओघ असतो तो वेगळ्या पद्धतीने असतो आणि सपोज जर समोरची व्यक्ती जर बदलली तर माझा बोलण्याचा, माझ्या वागण्याचा ओघ हा वेगळा असतो. याचं छोटंसं उदाहरण, ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आईशी बोलता, तुमच्या वडिलांशी बोलता, त्यावेळेस आईशी बोलण्याचा जो ओघ असतो, तिच्यासोबत बोलण्याचा जो तुमची स्वभाव असतो हा वेगळा असतो आणि याच गोष्टी किंवा ज्यावेळेस तुम्ही वडिलांशी बोलता त्यावेळेस तुमच्या बोलण्याचा ओघ, तुमचा स्वभाव जो असतो तो वेगळा असतो. असं याचं कारण काय आहे? ओके, याचं कारण वेगळे वेगळे आहेत ते आपण डिस्कस करू. पण एक सांगायची गोष्ट अशी आहे की ज्या वेळेस आपण एका व्यक्तीसमोर असताना आपली बोलण्याची पद्धत, आपला स्वभावाची जी चाल आहे ती चेंज होते. आता हीच गोष्ट तुम्ही घरामध्ये आपल्या बोलण्याचा ओघ किंवा आपला जो स्वभाव असतो तो घरामध्ये वेगळा असतो. घराच्या बाहेर पडला की तो आपला चेंज होतो. असं का होतं? आता हे जनरली थोडा डिफरन्स याच्यामध्ये असतो, तो नॉर्मल आहे. पण काही पर्सनॅलिटीज, काही व्यक्तींच्या स्वभावामध्ये खूप सारा बदल दिसून येतो. हा बदल जो आहे, आता याच्या संदर्भात एक मूवी, बरेचसे मूवीज आहेत तुम्ही पाहिलेला असेल. अपरिचित एक मूवी आहे, अपरिचित, जो साऊथचा एक मूवी मी पाहिलेला होता. तो कदाचित तुम्ही पण पाहिलेला होता. तिथे तशा पद्धतीचे बदल तर आपल्यामध्ये नाही होत. तो एक रेअरली, तो एक मेडिकल एक टर्म आहे, मेडिकल ते एक प्रकारचा वेगळ्याच पद्धतीचा तो हे आहे, डिसीज आहे. तो असा नाहीये, तो वेगळा आहे आणि स्वभावाचे बदल जे आहेत ते वेगळे आहेत. तर मल्टिपल पर्सनॅलिटी जे आहेत त्या प्रत्येकामध्ये असतात. प्रत्येकामध्ये असतात. कोणाच्यात कमी जास्त असतो, कोणाच्यात जास्त असतो तर कोणाच्या मध्ये कमी असतो. पण हे पण आपल्याला मेंटेन करणं आवश्यक आहे. जितक्या जास्त मल्टिपल पर्सनॅलिटी स्वतःच्या स्वभावामध्ये असतील तर तितका जास्त आपल्याला त्रास होऊ शकतो. तो कसा होऊ शकतो पुढे आपल्याला आपण ते डिस्कस करूया असं. ठीक आहे. तर इथे सांगायचं तात्पर्य काय की नो थाय सेल्फ जो आहे याचं मीनिंग काय होतंय? सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना, खुद को समझना. अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे तो आप जब आप खुद को जानोगे, खुद की सेल्फ डिस्कवरी करोगे तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है ये आपको समझ में आएगी. ओके, उसके बाद अपने आपके अंदर जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज है उस पर आप फोकस कर सकते हो, उसको जान सकते हो, वो कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, ये इसका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो जब आप खुद की डिस्कवरी करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे. तो ये इसके लिए ये नो थायसेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ये क्या और क्यों, खुद को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ रीजंस मैंने इस स्लाइड पे दिए, जिसको मैंने टाइटल दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ थाई सेल्फ. यानी कि खुद को पहचानने का महत्व क्या है. जब आप खुद पर एनालिसिस करोगे, खुद का स्वैट एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करना और स्वैट एनालिसिस करना ये अलग बात है. ओके, तो जब आप खुद पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसका क्या महत्व है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा. सबसे पहला तो कंट्रोलिंग इमोशन. खुद को जानने का सबसे बड़ा महत्व यही है कि अगर आपको खुद के इमोशन पर कंट्रोलिंग करना है तो सबसे पहले आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है. उसके बाद है रीचिंग अप टू गोल. अगर आपने अपने लाइफ के बारे में कुछ गोल डिसाइड किए हैं तब उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप एक्टिविटी करोगे, एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए
खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गोल कैसे डिसाइड करते हैं, अपनी जितनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी जैसी सोच होती है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना जैसा इंटरेस्ट होता है, अपने जैसा पैशन जो होता है, उसके बेस पर हम अपना गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड करने से पहले खुद के अंदर की जो इंटरनल कैपेबिलिटीज होती है, उनको जज करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका एग्जांपल मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, जब आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटी है, तब आपने अगर अगर आपने एक छोटा सा एक सिंपल सा गोल डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब करना है, अदरवाइज एक मान लो कि एक पोस्ट ऑफिस में जॉब करना। अभी पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी ऐड आई थी, यानी कि वो वैकेंसीज निकली थी, तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया। आपके पास आप अब ये पोस्ट ऑफिस की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी वो 12th के बेस पर है, 10th के बेस पर है। अगर आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटी है, आपने अभी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होके आ रहा है, आप आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हो, मगर आपने बीच में अपने गोल अपने आपने क्या किया, गोल सेट किया कि नहीं मुझे पोस्ट ऑफिस में जॉब करना है, वो जो 10th के बेस पर है, जो 12th के बेस पर है। यहाँ पे आपने जब अपनी कैपेबिलिटी अपने थाई सेल्फ यानी कि खुद को अगर आपने डिस्कवरी किया, अगर आप खुद का एनालिसिस किया होता, तो आपके अंदर आपकी क्या कैपेबिलिटी है ये आपको समझ में आई होगी। तो फिर भी आप जब ये बातें आपको जब समझ में आती है, तो क्या करते हो आप, जो छोटा गोल है उसको सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना गोल सेट करोगे। अगर आपने ये खुद का एनालिसिस नहीं किया होगा, तो आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे। मगर जो बड़े गोल है और जो गोल आपने सेट किए हैं, अगर वो आपके खुद के एनालिसिस के बेस पर अगर आपने किए होंगे, तो वो उन तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी होगी। अब इस गोल को अचीव करने के लिए खुद को पहचानने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा इसका महत्व होता है, क्योंकि हम अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके बेस पर ही गोल को सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। टेकिंग बेटर डिसीजंस, अगर अपने आपको अपने लाइफ में एक अच्छे डिसीजंस लेने हैं, अब डिसीजन लेने की जो कला है वो अलग है, उस कला को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। मान लो कि आप मोबाइल में, आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट होगा, आपके मोबाइल में ये अमेजन भी होगा। अगर आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, एक चीज को अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो आप 100 चीजें देखते हो। 100 चीजें देखने के बाद उसको आप क्या करते हो, एक विश लिस्ट में उसको ऐड करके रखते हो। विश लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर कितनी बार आप उसको बार बार देखते होगे उसी प्रोडक्ट को, मगर आप 1 या 2 दिन उसको सर्च करने के बाद ऑर्डर करते हो। यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन प्रोसेस है वो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें आपका टाइम गया है। ओके, ऐसे कुछ प्रकार, जैसे आपके लाइफ में आपको हर कदम कदम पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजन हर बार परफेक्ट होंगे ऐसा भी नहीं होगा। ओके, मगर जब आप खुद का एनालिसिस करोगे, तब आपको जो डिसीजंस लेने होंगे वो नियर अबाउट वो सब, जो भी आपको डिसीजन लेने होंगे वो सब 99% वो सही होने की संभावना होती रहती है, जब आप खुद का एनालिसिस करोगे। अगर खुद का एनालिसिस न किया हो या बिना करके अगर आपने डिसीजन लिया, तो उसका इम्पैक्ट आपके जो आपने जो डिसीजन लिया है उसके सही होने या गलत होने के ऊपर हो सकता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपरली अपने इंटरनल कैपेबिलिटी के बेस पर ही डिपेंड होता है, और बाद में जो कुछ बचता है इन्वायरमेंटल का एनालिसिस करने के बाद जब हम लेते हैं डिसीजन, वही डिसीजन परफेक्ट होता है। क्योंकि डिसीजन लेने में एक दो बातें इम्पैक्ट करते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट करता है और एक्सटर्नल वाला इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी खुद के अंदर का जो इन्वायरमेंट या खुद के अंदर एनालिसिस करने के बाद जब आप डिसीजन लेते हो, तो उसका इम्पैक्ट डिसीजन जो है आपका उस पर होता है, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। ठीक है, तो
खुद को जानने का तीसरा जो इम्पोर्टेंस महत्व जो है वो है टेकिंग बेटर डिसीजंस। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। अब अपने घर में हो या घर के बाहर हो, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, दूसरों को जानने की बहुत अधिक उसमें ही अपना समय निकलते जाता है, उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं दूसरों को समझने के लिए। मगर हमें दो आदमियों के बीच का जो रिलेशन अगर इम्प्रूव करना है, चाहे वो कोई भी हो, अपने घर में हो, घर के बाहर हो, कोई भी हो, ओके, रिलेटिव हो, अगर उनको रिलेशन मेंटेन करना है तो सबसे पहले हमें खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग फुल पोटेंशियल्स। खुद के अंदर जो अपने खुद के अंदर जो गुण है या पोटेंशियल है, या जो आपके अंदर की जो रिसोर्सेस है, अपने अंदर की जो अलग अलग से टैलेंट है, उसका अगर आपको आपको ऑप्टिमम लेवल तक अगर यूटिलाइजेशन करना है, उनका उपयोग करके लेना है, तो सबसे पहले खुद को जानना, खुद को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बेस पर अपने अंदर की जो पोटेंशियलिटी है उसको इम्प्रूव करके, उनका यूटिलाइज करके हम उसको समाज को कुछ दे सकते हैं, या अपने जो गोल्स है उनको उन गोल्स में इन पोटेंशियल का हम यूज कर सकते हैं। तो ये कब पता चलेगा अपने अंदर क्या पोटेंशियल है, अपने अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, ये सिर्फ पता चलेगा जब आप खुद का एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। अगर आपको आनंदी और जॉयफुल रहना है या हैप्पी रहना है तो उसके लिए भी खुद का एनालिसिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया खुद के जानने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है खुद को जानना। ये बातें, ये पॉइंट्स आपको कवर करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस इन पॉइंट्स की मदद से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोसेस ऑफ नोइंग थाइसेल्फ। अभी नोइंग थाइसेल्फ या खुद को जानने की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से, किस टेक्निक से हम खुद को जान सकते हैं, उन कुछ टेक्निक्स का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले टेक्निक जो है खुद को जानने की, जो फर्स्ट टेक्निक है वो है डायरी राइटिंग। आप में से किसको ये हैबिट है, या आप में से ऐसा कौन है क्या जो डायरी लिखता है बहुत सालों से या बहुत दिन पहले से? अगर कोई डायरी लिखता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हो। है तो है, नहीं तो नहीं, नहीं, मगर सबको रिप्लाई देना है। आप डायरी मेंटेन करते हो, खुद की डायरी लिखने का काम करते हो, दिन भर में जो कुछ किया है या किया जाने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं? ठीक है, मुस्कान नहीं, अंजलि नहीं, ठीक है। तो खुद को जानने के लिए सबसे पहले डायरी मेंटेन एक टूल है, एक एक यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो खुद को जानने के लिए। अब ये डायरी मेंटेन से खुद को जानने की कैसे, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग लगता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि डायरी और खुद को जानने के लिए डायरी का क्या कनेक्शन है। ओके, अब डायरी जब आप लिखना चालू करोगे तो पहले एक महीना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मगर जैसे जैसे आप लिखना चालू करोगे, या जैसे जैसे दिन ब दिन लिखने की प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ही समझ में आएगा कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। ओके, आप दिन भर में अगर आपने डायरी लिखना चालू किया तो आपको खुद का एनालिसिस करने की एक टेक्निक्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। क्या करना होगा, कैसे करना होगा? दिन भर में या दिन भर में जितना टाइम आपके पास है उसमें से सिर्फ आपको 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट में अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हो। 10 मिनट, चाहे वो आप रात सोने से पहले 10 मिनट दे सकते हो, या चाहे जब आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद पहले 10 मिनट दे सकते हो। आपको क्या करना है, अपने दिन भर में से 10 मिनट आपको देना है। आपको क्या, अब इसमें क्या करना है, आपको क्या पसंद है, आपका योर लाइक्स, डिसलाइक्स, पैशन, वांट्स। अब इस डायरी में क्या लिखना है, आपको जो पसंद है, आपको जो कुछ नापसंद है, आपकी पैशन है, सबसे पसंदीदा क्या है, आपको क्या चाहिए, इन सभी के बारे में आप इस डायरी में नोट कर सकते हो। राइट योर फीलिंग्स,
अब ये आपकी बॉर्डर्स, एक्सेसिस, ये सब आप लिख सकते हो। क्या क्या करना है आपको, डायरी में अपने फीलिंग्स को लिखना है, अपने आपको दिन भर में जो कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किया उन प्रॉब्लम को भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, जो आपने जो चीज आपको एक्साइट की है उस चीज को भी आप लिख सकते हो। जिस चीज ने आपको दिन भर में एक्साइट किया है उन्हीं बातों को भी आप लिख सकते हो। यू विल इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड यूर सेल्फ, आप और आपके बीच में, यानी कि खुद का माइंड और आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने के लिए ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग डायरी लिखने का काम नहीं करते, मगर जो लोग करते हैं उनको बेनिफिट मिलता ही है। ओके, डायरी लिखने के लिए सिर्फ हमें अपने पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट्स निकालने पड़ते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आगे अगर आपने डिसीजन लिया डायरी लिखने का तो मैं आपको पर्सनली भी बोल सकता हूँ कि इसकी सेंटेंस कैसे होनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए। तो एक मेथड है खुद को जानने के लिए, डायरी मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड जाने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट है मेडिटेशन। ओके, एक तो डायरी हो गई, अब दूसरा जो है वो मेडिटेशन है। ओके, मेडिटेशन से क्या होता है, एम्प्टिंग योरसेल्फ ऑफ एंजाइटी, वरी, ओके, एक्साइटमेंट। जो खुद की चिंता होती है, एंजाइटी चिंता, या जब आप किसी टेंशन में होते हैं, या कोई भी आपको परेशान होती है, या आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, या आपके मन में कुछ एक्साइटमेंट होती रहती है, या आपका मन अगर चल विचल होते रहता है, अस्थिर होते रहता है, या कोई चिंता आपके मन में होती रहती है, तो इन सभी को निकालने के लिए एक मेडिटेशन एक टूल है। जब आप मेडिटेशन को अप्लाई करोगे तो आपको खुद को जानने की एक मेथड मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, मेडिटेशन का संबंध जो है किसी धर्म से नहीं है, किसी से नहीं है। मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। मेडिटेशन एक अलग एक फिजिकल एक्टिविटी है जो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। ओके, मेडिटेशन से क्या होगा, आपके अंदर जितनी भी एंजाइटी है, जो वरी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चिंताएं हैं, वो सब निकाल कर फेंक देने की शक्ति होती है इस मेडिटेशन में। मेडिटेशन प्रॉपरली कैसे करना है, क्या करना है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मेडिटेशन कैसे करना है। मगर दिन में आप जस्ट आधा घंटा अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये आदत, ये हैबिट आपके लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देगी, आपके लाइफ को बहुत बड़ा चेंज कर देगी। मेडिटेशन करना अपने आप में एक कला है, एक टूल है जो आप लोग बहुत सारे एक ग्रेट पर्सनैलिटीज को आपने देखा होगा, हर एक ग्रेट पर्सनैलिटीज इस टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा शस्त्र है जो जिसकी मदद से हम अपने गोल को तो अचीव करते ही है, अपने खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में जीरो थॉट प्रोसेस आ सकती है आपके माइंड में। कभी आपके माइंड में क्या, हर किसी के माइंड में क्या हर सेकंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, ओके, हर एक विचार। मगर मेडिटेशन से आप क्या कर सकते हो, जीरो थॉट प्रोसेस, यानी कि शून्य विचार की एक कल्पना है, एक संकल्पना है, शून्य विचार जो मेडिटेशन में यूज किया जाता है, उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो, जिससे कि आपको अपने अपने मन में जो एक्साइटमेंट होती रहती है, अलग अलग बातें आती है, अलग अलग विचार, निगेटिव पॉजिटिव जो विचार आते रहते हैं, उनको आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं इस मेडिटेशन से। मेडिटेशन एकमात्र ऐसा उपाय है जिसकी मदद से आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो, खुद की डिस्कवरी कर सकते हो, खुद का स्वैट एनालिसिस करते हो। तो आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, डायरी भी लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इस वजह से आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, मगर अगर आप दोनों भी टूल्स को मेंटेन किया तो इसका बेनिफिट आपको ही होगा। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड जो खुद को जानने की जो टेक्निक है वो है एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करना, अब इसका इम्पोर्टेंस तो मैं अलग से आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप खुद जानते हो कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है, इससे क्या होगा। मगर ये यहाँ पे मैं ये बात आपको फोकस करना चाहूंगा कि इससे आपको खुद को
सेल्फ डिस्कवरी करने में हेल्प होगी। क्योंकि क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे, इससे क्या होगा, फिजिकली और मेंटली आप फिट रहोगे। ओके, व्हाइल फेसिंग हार्ड टाइम इट विल शो यू डाउन। जब आप कठिन समय में जब आप होते हो, उस कठिन समय में जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपके माइंड और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम ये एक्सरसाइज करता है। ठीक है, एक्सरसाइज यानी कि हार्ड एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा जिम में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये जो सूर्य नमस्कार है ये, या इसके बाद आप अलग से भी कर सकते हो। मगर यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दिन में सुबह सुबह जब आप ये एक्टिविटी करोगे सूर्य नमस्कार की, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज ये आपको नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने हैं। यानी कि आप अगर दिन में 10,000 स्टेप्स चलते हो, तो ये बात आपको दिन भर में मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए काफी है। अगर ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हो, ये करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार अगर करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अदरवाइज ये आप नहीं कर सकते हो, तो आप 10,000 स्टेप्स चल सकते हो दिन में। तो ये दोनों बातें आपको क्या करेगी, मेंटली और फिजिकली फिट रहेगी, जिससे कि आप अपने आप या खुद को डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, ये 3 बातें थे। नेक्स्ट जो है, राइडिंग और ड्राइविंग और आउटिंग। अब खुद को जानने के लिए ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, राइडिंग करना या ड्राइविंग करना, या घर के बाहर थोड़ा सा घूम फिर कर आना। कैसा होता है कि घर में अपने जो भाई होते हैं या अपने पिताजी होते हैं, वो तो हर रोज हर घंटे वो घर से बाहर चले जाते हैं। मगर घर की जो लेडीज होती है, वो 2-3 दिन या 4 दिन, कभी कभी 8-8 दिन वो घर में ही रहते हैं। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोग घर में ही रहते हैं, तो उनको अगर खुद को जानना है, तो कम से कम 8 दिन में एक ही बार आपको घर छोड़कर थोड़ा सा बाहर घूम के आना है। चाहे आपके घर के आजू बाजू में अगर गार्डन हो, या कोई ऐसा प्लेस हो, वहां भी आप जा सकते हो, शॉपिंग को जा सकते हो, जिससे कि आपके मन में खुशी आ जाए, आपका मन खुश हो जाए, आपके मन में हैप्पीनेस की भावना आ जाए। ये इसी बातों से, जिस बात से आपको खुशी मिलती है, वो आप कर सकते हो। आप गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी चलाने से अगर आपका मन खुश होता है, तो वो आप गाड़ी भी चला सकते हो। ओके, ड्राइविंग कर सकते हो, आउटिंग कर सकते हो, घर से बाहर जा सकते हो। मगर आपको एक जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रुकना है। यानी कि मैंने अब ये लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है यहाँ पे कही है कि अपने घर में जो होती है आपकी माँ, अगर आप खुद भी 8-8 4-4 दिन आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, मगर ये बात आपको खुद को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप 4 दिन में 8 दिन में थोड़ा एक 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, ये आपके फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये टेक्निक्स है। नेक्स्ट है हॉबीज। हॉबीज को मेंटेन करना, ये भी हॉबीज को सिलेक्ट करना, डिसाइड करना और उसका यूज करना, ये भी खुद को जानने के लिए एक टेक्निक है। अगर आपको किसी हॉबी, आपके अगर कोई हॉबी है, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये टेक्निक्स है, 5 टेक्निक्स। अभी टाइम सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो 5 टेक्निक खुद को जानने के लिए 5 टेक्निक क्या है, आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे। हॉबीज 5 नंबर की, उसके बाद हमने देखा आउटिंग, अदरवाइज ड्राइविंग। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज, नेक्स्ट है मेडिटेशन, और फर्स्ट जो हमने देखा डायरी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ओके, राइडिंग, अदरवाइज आउटिंग और हॉबीज, ये 5। नेक्स्ट है डेवलपिंग न्यू इंटरेस्ट, ये हम कभी देखेंगे अभी अगर टाइम मिलता है तो। अब ये 6